हेलो फ्रेंड्स, आपका 2024 से 28 सेशन हो या 2025 से 29 सेशन हो, उनके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकेंड सेमेस्टर हो, कैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया जाता है। सिर्फ आप आधा घंटा में कोई भी सब्जेक्ट का बना सकते हैं और वही एग्ज़ाम में आएगा। तो पहले ही बता देते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी में जितने भी सारे कॉलेज हैं, मतलब जितने भी सारा यूनिवर्सिटी है, चाहे BRA BU हो, चाहे LNMU हो या BNMU हो, इस तरीके से, या JPU हो या PPU हो या पाटली या पटना यूनिवर्सिटी, इस तरीके से बहुत सारा यूनिवर्सिटी है। सभी में इस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे पिछला साल वाला क्वेश्चन को छोड़कर जो क्वेश्चन बचता है गेस पेपर में, लगभग उसी में से सब आता है। तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे 2024 से 28 के लिए आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट का, हम एग्जांपल लेंगे MDC फिलोसफी, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जांपल से बताएंगे और आप कोई भी सब्जेक्ट का इसी तरीके से बनाइएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आप बैक ईयर वाला, जस्ट आपका जो सेशन है उससे बैक ईयर वाला क्वेश्चन को लीजिए। बैक ईयर वाला क्वेश्चन आपको लेना है। बैक ईयर वाला क्वेश्चन आप लिखिए। सबसे पहला स्टेप में ये करना, बैक ईयर वाला क्वेश्चन को लिखना है। तो सबसे पहले ये कर लीजिए। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है। तो हमने जैसे अभी 2024-28 के लिए हम बनाएंगे, तो यहाँ पे बैक ईयर वाला क्वेश्चन को हमने जितना भी सारा क्वेश्चन था यूट्यूब से ही कोई वीडियो देखकर मेहनत थोड़ा लगा 2-3 मिनट खोजने में, तो उसको मैंने खोज कर जो 2023 से 27 के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था उसको मैंने लिख लिया। तो फर्स्ट स्टेप में आपको भी इसी तरीक़ा से लिखना है। अगर 2025 से 29 के लिए अगर बनाएंगे तो 2024 से 28 वाला क्वेश्चन को आप यूट्यूब पर खोजेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में ये करना है, ये खोज लिए। देन सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, कोई भी बना सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो यही है। सबसे पहले पिछला सारा वाला क्वेश्चन लीजिए और तब उसके बाद आप गेस पेपर लीजिए। जैसे ये गेस पेपर हमने लिया है तो इसी अकॉर्डिंग आप भी एक गेस पेपर ले लीजिए और इधर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो भी आपका रहना चाहिए। अब इसमें से देखिए जो क्वेश्चन है उसको कट कर देना है। जो क्वेश्चन पिछला सेशन में पूछा गया हुआ है, आप अपना गेस पेपर से उस क्वेश्चन को कट कर दीजिए। तो वही है कि आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया हुआ है। तो जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुवाचक एवं भाववाचक पदों में अंतर बतलाइए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे बता देते हैं MCQ आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। MCQ आपको मालूम है कि MCQ ये 10 पूछता है, सब 2-2 नंबर का। तो इस तरीके से 20 नंबर ये पूछेगा। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहेगा बनाने के लिए, वो 5 नंबर का रहता है और 4 बनाने के लिए कहा जाता है। तो ये भी आपका 20 नंबर हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 3 रहता है बनाने के लिए, सब 10-10 नंबर का रहता है और 3 क्वेश्चन पूछता है बनाने के लिए। तो इस तरीके से आपका टोटल 30 हो गया। तो ऐसे ये क्वेश्चन आपका रहेगा। तो टोटल 70 ये नंबर हो गया। और उसके बाद इंटरनल असेसमेंट, ये एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका रहता है, तो 30 नंबर का। इस तरीके से टोटल जोड़ेंगे तो आपका 100 नंबर हो गया। तो अब बता देते हैं, जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं कि वास्तुवाचक एवं भाववाचक पदों में अंतर बतलाइए। तो इसमें जहाँ पे क्वेश्चन है आप उसको कट कर दीजिए। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप कट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कट कर दिया, इस क्वेश्चन को आप नहीं करना। फिर है अंशव्यापी एवं पूर्णव्यापी तार्किक वाक्य में अंतर बताइए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपको दोनों में से हटा देना है। तो जैसे अभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसको आप हटाइए। जैसे ये वाला था, शॉर्ट क्वेश्चन में आप हटा दीजिए पद की वास्तुवाचकता एवं गुणवाचकता दोनों। फिर वास्तुवाचक एवं भाववाचक भेद स्पष्ट, ये भी आप हटा दीजिए क्योंकि ये पूछा हुआ है। ये 2 क्वेश्चन आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद देखिए अंशव्यापी एवं पूर्णव्यापी तार्किक वाक्य में अंतर बताइए। अब ये क्वेश्चन को आपको खोजकर कट करना है। पहले आपको यही करना है, वास्तुवाचक एवं भाववाचक पदों में अंतर बतलाना है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जहाँ भी आप उसको कट कीजिए। तो यूनिट 1 में से भी कट गया, उसके बाद यूनिट 2 में से भी आप कट कर दीजिए। ये वास्तुवाचक और गुणवाचक वाला आप कट कर दीजिए, नहीं करना है। फिर उसके बाद वास्तुवाचक भाववाचक की भी मत कीजिए। यूनिट 3 में भी उसी तरह से क्वेश्चन है,
तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन है अंशव्यापी एवं पूर्णव्यापी तार्किक वाक्यों में अंतर बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे दो अंशव्यापी वाक्यों से कोई निष्कर्ष, तो ये भी अंशव्यापी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद ये 10th क्वेश्चन भी अंशव्यापी वाला रिलेटेड है। तो इसको इस तरीके से आपको कट कर देना है, जो जो क्वेश्चन पिछला बार पूछा हुआ है। इस तरीके से करते करते बहुत कम क्वेश्चन आपको बचेगा करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि निम्नलिखित के तार्किक लक्षण वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन तार्किक वाला तो एक नया क्वेश्चन आप में आएगा, तो इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पे है निगमनात्मक एवं आगमनात्मक युक्तियों के बीच भेद स्पष्ट करें। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप खोज के कट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिले या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, सब जगह से ये क्वेश्चन को आपको कट कर देना है। तो जैसे ये क्वेश्चन को हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, निगमन एवं आगमन का भेद। ये भले दीर्घ उत्तरीय में ये दिया हुआ है गेस पेपर में, लेकिन देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है। तो इसीलिए आप जहाँ से भी वो क्वेश्चन मिले तो उसको आप कट कर दीजिए, जहाँ जहाँ मिले आप उसको कट कर दीजिए, वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि निम्नलिखित आवर्तन, तो आप आवर्तित देने वाला आप ये तो खैर नहीं आएगा। इसके अलावा जो है तरीका देख लीजिए कि अगर कोई चीज़ को कहता आवर्तित करने के लिए तो उसको कैसे किया जाता है, तो ये आपसे अब तरीका सीख लीजिए। फिर निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, अनुचित बृहत और अनुचित लघु। तो इस तरीके से जहाँ भी क्वेश्चन है आवर्तन किसे कहते हैं या आवर्तन वाला आप एक कर लीजिए, तरीका कैसे होता है वो तरीका आप सीख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए कौन क्वेश्चन अनुचित बृहत और लघु बृहत वाला आपको फिर खोजने में, इसीलिए आपको बोले हैं कि आधा घंटा समय लगेगा और आप अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चन को लेकर। तो जैसे यहाँ पे जहाँ भी आपको मिले उसको आप हटा दीजिए। तो जैसे यहाँ पे है इसको आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। फिर इस तरीके से लघु बृहद, और थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप खोज के हटा सकते हैं। फिर इस तरीके से भी यहाँ पे है, इसको भी आप हटा दीजिए। जहाँ पे भी उस तरह के क्वेश्चन मिले आपको हटा देना है। ऐसे कर कर के आप हटा सकते हैं। और देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे है कि न्याय युक्तियों के आक्रिक स्वरूप का स्पष्ट कीजिए। तो न्याय युक्तियों के आक्रिक, ये जहाँ पे क्वेश्चन है आप उसको हटा दीजिए, चाहे लघु उत्तरीय में चाहे दीर्घ उत्तरीय में। ऐसे करके हर सब्जेक्ट का आप कर सकते हैं गेस। जैसे ये जो क्वेश्चन था आक्रिक वाला, तो आप उसको ये क्वेश्चन को कट कर दीजिए, ये क्वेश्चन को कट कर दीजिए। फिर उसके बाद और भी आक्रिक से रिलेटेड होगा उसको भी कट कर दीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा मुश्किल से ही उससे रिलेटेड आएगा, नहीं तो सब इसका अलग ही आएगा जो पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो और जगह पे भी होगा आक्रिक से रिलेटेड, उसको कट कर देना। फिर है कि निम्नलिखित का व्याघात्मक, विपरीत, उपाश्रित, और ये सब शब्द का मतलब आप समझ लीजिए। व्याघातक क्या होता है, विपरीत क्या होता है, उपाश्रित क्या होता है, फिर अनुविपरीत क्या होता है, ये सब समझ लीजिएगा। तो ये सब का क्वेश्चन आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे केवल बुद्धिमान लड़के तर्कशास्त्र समझते हैं, तो ये सब का विपरीत क्या होगा, उपाश्रित, व्याघातक क्या होगा, ये आप ये समझ लीजिए। तो ये कोई भी वर्ड सेंटेंस आएगा आप कर सकते हैं। फिर ओ का आवर्तन नहीं हो सकता है, व्याख्या करें। तो फिर इसको आप कट कर दीजिए, इसको आप कट कर दिए। यहाँ पे होगा कि ये वाला अक्षर का आवर्तन होगा, ये क्वेश्चन आएगा तो आवर्तन होगा, इसका मतलब आप समझ लीजिए। इसको कट मतलब समझिए पूरा, ये क्वेश्चन को ही कट करिए, 7 क्वेश्चन को करना नहीं है। फिर आवर्तन किसे कहते हैं, सिर्फ आवर्तन आप समझ लीजिए तो आप कर सकते हैं। फिर है सभी पद शब्द है किंतु सभी शब्द पद नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस इसमें कहीं पर होगा तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उस तरह के भी आप सेंटेंस को खोजिए और उसको आप कट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे है कि प्रत्येक न्याय में मध्य पद का कम से कम एक बार, ऐसे ही खोजने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन खोज लीजिएगा तो बहुत कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पहले भी अंशव्यापी और किससे रिलेटेड था, ये क्वेश्चन को आप कट कर सकते, ये क्वेश्चन को कट कर सकते हैं।
ऐसे कर कर के आप जहाँ पर भी लगे कि उससे रिलेटेड है आप उसको कट कर दीजिए। फिर है संयोजक के स्वरूप का वर्णन करें, ये 12th क्वेश्चन है, तो इसमें भी संयोजक से रिलेटेड है तो उसको आप कट कर दीजिए। इस तरीके से करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, बहुत कम क्वेश्चन बचेगा। तो पद से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यही है, शब्द और पद वाला रिलेटेड था, तो ये क्वेश्चन को आप कट कर दीजिए, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा। तो देखिए जो जो क्वेश्चन बचेगा उसको आप टिक लगा दिए, मतलब ये क्वेश्चन को आपको करना है। विज्ञान एवं कला में अंतर बतलाइए, तो ये क्वेश्चन को आपको करना है। तर्क वाक्य का वर्गीकरण करें, तो ये आपको करना है। पद का वर्गीकरण ये आप मत कीजिए, पद से रिलेटेड पूछा हुआ है। फिर यहाँ पे अनुमान क्या है, साक्षात अनुमान। पद की व्याप्ति से आप क्या समझते, पद से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो ये भी आप नहीं कीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन को आप हटा सकते हैं। फिर निरुपाधिक तर्क वाक्यों का ये भी क्वेश्चन आप हटा दीजिए। विरोध का वर्ग, ये क्वेश्चन भी आप उतना खास नहीं है। ऐसे कर कर के एक दो क्वेश्चन, सिर्फ ये वाला टर्म आप ज़रूर देखिए, ये क्वेश्चन हर साल आएगा। उसके बाद ये आप हटा सकते हैं। देख सकते हैं अभी तक 1 2 3 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचा, 7 तो करना नहीं है, 8 भी आप कर लीजिए, 9 कर लीजिए। फिर ये आपको नहीं करना है, द्विवर्तन भी मत कीजिए जो इससे रिलेटेड है। देख सकते इतना मतलब बहुत कम क्वेश्चन हो रहा है और यही सब खास क्वेश्चन है, वही सब टिक लग रहा है। फिर उसके बाद ये सब का भी मतलब आप समझ लीजिए, समझिए तो ये पूरा आप समझ लीजिए, तो इसमें से ज़रूर 10 नंबर का पक्का आएगा। इसमें से भी सिर्फ तरीका आप सीख लीजिए क्या होता है, तो ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं, जो लगे 2 4 को पढ़ लीजिए। सिर्फ जैसे भावात्मक, चाहे निषेधात्मक, ये 5 टर्म होगा। निषेधात्मक क्या होता है वो टर्म का मतलब समझ लिए, भावात्मक क्या होता है, ऐसे कर कर के कुछ ही इसमें से पढ़ना, पूरा नहीं। इसी तरीक़ा से सब सब्जेक्ट में आप कर लीजिए। तो फिलहाल अभी तक जो टिक लगाया है वही सबको करना है। फिर है न्याय के योग का वर्णन करें, तो ये भी उतना खास नहीं है, तो इसको कट कर दीजिए। फिर ये वाला क्वेश्चन को तो पिछले बार पूछा हुआ, तो ये क्वेश्चन को आपको नहीं करना है। फिर इसमें से भी तृतीयकार पूर्णव्यापी अंशव्यापी से रिलेटेड आया हुआ, तो ये भी आपको नहीं करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सिर्फ तरीका सीख लीजिए। फिर है चतुर्थ आकार में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें कहीं पर देखे होंगे तो, या आप चाहे तो फिर प्रथम आकार में ही निष्कर्ष होता है, इसको कर लीजिए। सिर्फ तरीका देख लीजिए कि प्रथम आकार ये सब क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ लेने के बाद आप आराम से बना सकते क्वेश्चन। वैधता का नियम और तर्क दोषों, यानी कि सिलोजिस्टिक रूल और फैसिलिसिस का वर्णन कीजिए, तो ये भी क्वेश्चन देखिए उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तर्कभास के ये वाला कर लीजिए। तो ऐसे करते करते बहुत कम है, ये क्वेश्चन को आप नहीं करना, क्योंकि पहले ऑलरेडी टिक लगा चुके हैं। तर्कशास्त्र का विषय वस्तु का वर्णन करें, देख सकते हैं तर्कशास्त्र का विषय वस्तु का वर्णन करें, इसलिए ये क्वेश्चन वहाँ पे पढ़ लिए, इसलिए इस जगह पे आपको नहीं पढ़ना है। तर्कशास्त्र, विज्ञान या कला, ये भी आप पहले पढ़ लेंगे तो नहीं पढ़ना, फिर ये भी आपको नहीं पढ़ना। इस तरीके से इसमें देख सकते हैं वास्तविक सत्यता से क्या, तो ये क्वेश्चन कर लीजिए। तो ऐसे कर कर के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाना है सारा सब्जेक्ट का। समष्टिवाचक वाला पढ़ लीजिए, ये खास है। फिर उसके बाद इसमें विपरीत व्याख्यात्मक पद वाला बताए थे कि आपको थोड़ा सा टर्म समझ लेना है कि विपरीत क्या होता है, तार्किक वाक्य नहीं है। फिर उसके बाद ये भी, और ई वाक्यों का उदाहरण दे, ये वाला कर लीजिए। और ये उपाश्रित का अर्थ समझना, इसलिए ये कर लीजिए। तर्कशास्त्र पहले आप जान चुके रहेंगे, 2 लाभ बताए, ये भी आप कर सकते हैं। ये भी हैमिल्टन के अनुसार ये आपको कर लेना है। फिर उसके बाद समष्टिवाचक, ये पिछले टिक लगा चुके, ये भी है। ये अनुमान क्या है, ये भी कर लीजिए। साक्षात, ये भी आप कर लीजिए। वास्तविक प्रतिवर्तन टिक लगा चुके हैं। पूर्ण आंशिक विवर्तन में आप ये भी पहले टिक लगा चुके होंगे। फिर उसके बाद है, इसमें टिक लगा लीजिए। सभी बुद्धिमान सुखी नहीं होते, ये आप अपना से बना के लिख सकते हैं। ये भी आप न्याय के योग में पहले टिक नहीं लगाए थे, इसमें भी टिक मत लगाइए। ये क्वेश्चन भी आप कट कर दीजिए, ये भी नहीं करना है। फिर किसी तर्क वाक्य में संयोजक के स्वरूप का स्पष्ट कीजिए,
तो ये क्वेश्चन में टिक नहीं लगाई और इतना खास भी नहीं है। यदि निष्कर्ष निषेधात्मक रहे तो चतुर्थ कार्य, ये आप कर लीजिए। फिर आकस्मिक दोष क्या है, और इस तरीके से इतना में तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 13, देन उसके बाद यहाँ पे है 13 के बाद इसमें 3 4 टर्म को समझना है। 14 क्वेश्चन, फिर 15 16 17 18 19 20, तो टोटल देखेंगे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है और केवल आपको लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास कीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। और बाद बाकी एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू में आप ज़रूर पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ें। तो उम्मीद है आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे कैसे बनाए हैं, तो सबसे पहला स्टेप पे तो बता दें, बैक एंड वाला क्वेश्चन को लिखिए। सेकेंड स्टेप में जो पिछले बार पूछा हुआ प्रश्न है उसे कट कर दे, तब जो क्वेश्चन बचेगा वही वीवीआई क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद है आप ऐसे ही गेस क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए लगभग 30 मिनट लग जाएगा एक सब्जेक्ट में। 30 मिनट से आपका 30 घंटा भी बच जाएगा। इसीलिए ज़रूर इस काम को करें खुद से, नहीं तो टोटल लगभग 20 और 20 को 6 करीब 100 सब्जेक्ट के आसपास टोटल सब्जेक्ट होगा, या 60 सब्जेक्ट होगा टोटल। तो इसका एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कर सकते। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को 3 भाग करेंगे, एक एमजेसी भी होता है, एमआईसी भी होता है और एमडीसी होता है। तो इस तरीके से हिस्ट्री को 3 बार, ऐसे करते करते बहुत सारा सब्जेक्ट को 3 बार करना होगा। इसलिए आप तरीका बता दिए ताकि आप खुद से कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।